गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और साथ ही परीक्षा की तैयारियां भी आपकी चल रही होंगी। अभी हम जो चैप्टर कर रहे थे इससे पूर्व वाली वीडियो में वो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। और उसमें आपने कॉलरॉश लॉ के बारे में मैं आपको बता रही थी कि किस प्रकार से जो ये नियम है, कॉलरॉश का नियम जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में किस प्रकार से वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के निर्धारण में मदद कर सकता है। तो इसमें आप थोड़ा सा अपना पहले वाला चीज़ को रिमाइंड कीजिए कि हमने कहा था कि जो उभयनिष्ठ आयन होते हैं, जिसमें आपने देखा था कि Cl आयन उभयनिष्ठ था या NO3 आयन उभयनिष्ठ था। तो उभयनिष्ठ आयन रखने वाले विद्युत अपघट्यों की जब हम अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता निकालते हैं तो ऐसा देखा गया कि उसके बीच में एक निश्चित अंतर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये पहले भी देखा था कि जैसे KCl और NaCl में निकाला था और फिर KNO3 और NaNO3 में निकाला था। तो पहले केस में Cl जो है वो कॉमन आयन था और दूसरे में नाइट्रेट कॉमन आयन था। तो जो अंतर आ रहा था वो पोटेशियम और सोडियम का जो अंतर आ रहा था वो दोनों में ही समान था। तो कहने का मतलब ये है कि जो लैम्डा इन्फिनिटी या लैम्डा ज़ीरो जो है, मतलब कि अनंत तनुता पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, वो विद्युत अपघट्य के प्रत्येक आयन का उसमें निश्चित योगदान होता है। यह योगदान जो उसके साथ में अन्य आयन जो अटैच्ड है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो वो उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी हो गई। तो कॉलरॉश ने 1875 में एक नियम बनाया था। उसमें ये बताया कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य का आयनन पूर्ण हो जाने पर उनके बीच के जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो समाप्त हो जाते हैं, जिससे आयनों के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं रहता है। वे एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से जा सकते हैं। और यही कारण है कि विद्युत अपघट्य से उत्पन्न सभी आयन जो है वो कुल तुल्यांकी चालकता में अपने हिस्से का एक निश्चित योगदान देते हैं, जो केवल उनकी ही प्रकृति पर निर्भर करता है। वे जिससे जुड़े हुए हैं सह आयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। और यही नियम कहलाता है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कॉलरॉश नियम या कॉलरॉश लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, मैंने उसे लैम्डा A प्लस लैम्डा C माइनस से बताया है, अर्थात जो कैटायन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसे लैम्डा A प्लस से बताया है और दूसरी जो है लैम्डा माइनस से बताया है, जो कि एनायन की कंडक्टेंस है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उन दोनों का जो कुल योग होगा वो उस विलयन की कुल तुल्यांकी चालकता होगी। तो ये यदि हमें इन दोनों में से किन्हीं एक के बारे में ज्ञान प्राप्त है, हमें पता है एक तुल्यांकी चालकता एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो हम दूसरे की निकाल सकते हैं। अर्थात यदि हमें कुल एक तुल्यांकी चालकता पता है और कैटायन की पता है तो हम एनायन की निकाल सकते हैं, या कैटायन और एनायन की पता है तो कुल उनका योग करने पर हमें उस विलयन की तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर प्राप्त हो जाएगी। तो कई बार आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। अब दूसरी बात हम डिस्कस करते हैं आज कि ये जो माइग्रेशन ऑफ आयंस हैं, जो माइग्रेशन आयन की जो गति होती है जिसे कि आयनिक मोबिलिटी कहा जाता है, वो किस पर निर्भर करती है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं उनका पूर्ण रूप से आयनन होता है, कंप्लीट आयनाइजेशन होता है एट एनी कंसंट्रेशन और एट एनी डाइल्यूशन। वो डाइल्यूशन से अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। उनके आयनों की संख्या जो है वो
तनुता से अधिक प्रभावित नहीं होती है, अर्थात आयनों की संख्या लगभग समान ही बनी रहती है। परंतु जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं उनमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो डाइल्यूशन से प्रभावित होता है, तनुकरण से प्रभावित होता है। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है वैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते चले जाते हैं, मतलब कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। तो अब जैसा कि स्ट्रॉन्ग का केस लें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस लें, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर देखा गया कि HCl और NaCl की यदि तुलना की जाए तो दोनों का मान समान आना चाहिए, परंतु दोनों का मान समान नहीं होता है यदि कंप्लीट डाइल्यूशन हो रहा है। ऐसा दोनों के अंदर Cl तो समान है, परंतु अंतर आ रहा है H और Na प्लस में। H प्लस आयन की गति Na प्लस आयन की गति की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक होती है। ऐसी स्थिति में जो तुल्यांकी चालकता होगी उसका भी मान स्वतः ही अधिक होगा। तो यहाँ हमारी बात आती है आयनिक मोबिलिटी की, या आयनिक मोबिलिटी। देखिए मैंने आयनिक मोबिलिटी को अलग से बता रखा है, ये नंबर 2 पॉइंट है जिसको मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ। तो ये होती क्या है आयनिक मोबिलिटी, या जिसे हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ आयन भी कह सकते हैं, होता क्या है? इसकी परिभाषा इस प्रकार से है: 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर विभव प्रवणता पर किसी आयन द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी आयनिक गतिशीलता कहलाती है। ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी को हम यदि परिभाषा के रूप में दें तो 1 वोल्ट जब हम अप्लाई करते हैं, 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो उस समय जो आयन की प्रति सेकंड जो गति होती है, तय की गई दूरी जो है वो आयनिक गतिशीलता कहलाती है। तो आयनिक गतिशीलता को हमने U=V/E से बताया है और ये इसकी यूनिट्स बता रखी हैं, जहाँ U जो है आयनिक मोबिलिटी है, V वेलोसिटी ऑफ आयन है, E इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब 2 चीज़ आई, एक तो होती है आयनिक चालकता और दूसरी होती है आयनिक गतिशीलता। तो उन दोनों में भी कुछ अंतर है। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की हम बात करेंगे, जिसे कि लैम्डा इन्फिनिटी से बता रखा है, यदि कैटायन की बात करेंगे तो वहाँ C लिख देंगे और यदि एनायन की बात करेंगे तो A लिख देंगे। तो ये जो है कैटायन की तुल्यांकी चालकता एट इनफाइनाइट सोल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U प्लस करके लिखा मैंने, ठीक है। U प्लस मतलब कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ द आयन, मतलब जो भी है धनायन है तो धनायन की मोबिलिटी हो जाएगी, गतिशीलता हो जाएगी, और यदि ऋणायन है तो ऋणायन की हो जाएगी। तो ये जो है मैंने ये लिख रखा है लैम्डा -0, मतलब एट 0 कंसंट्रेशन, इसे 0 भी लिख सकते हैं और इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा, यहाँ 0 कंसंट्रेशन को बता रहा है, इज़ प्रोपोर्शनल टू U-0। तो कुछ में इसे अलग से U और V से भी डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो आयन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। ठीक है, तो इससे जो है इसको बता रखा है। और फिर जो है इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए F लिख दिया गया है। तो F जो है फैराडे है और इसका मान जो है 96500 कूलम होता है। ठीक है, तो ये इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसे कि फैराडे वैल्यू भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो जो आयनिक मोबिलिटी होती है निकालने के लिए हमें आयनिक चालकता में 96500 का भाग देते हैं तो हमें वो प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा जो है आयनिक मोबिलिटी क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम कोलरॉश लॉ का जो एप्लीकेशन है, मतलब कि इसका उपयोग किस प्रकार से
हम इसके द्वारा क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट का निर्धारण कर सकते हैं। क्योंकि आपने पहले मैंने जो ग्राफ बताया था उसमें आपने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके केस में तो उसको जो है एक्स्ट्रापोलेट करके लैम्डा इन्फिनिटी या एट ज़ीरो कंसंट्रेशन, जैसे कि लैम्डा ज़ीरो भी कहा जा सकता है, उसे निकाला जा सकता है। परंतु जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उन केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उस केस में कोलरॉश नियम का लागू करते हुए हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला है कि हम उसी से संबंधित जो धनायन हैं, मतलब कहने का मतलब है कि जो जैसे कि हमारे धनायन और ऋणायन जो हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें निकालना है एसिटिक एसिड का अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता निकालनी है। चूँकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये दो तरीके के आयन से मिलकर बना है, एसीटेट आयन और H+ आयन। यदि हम किसी भी विधि के द्वारा H+ और एसीटेट आयन की तुल्यांकी चालकता निकाल लेते हैं तो उसको हम योग कर सकते हैं। अब इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, तो जैसे सबसे पहले सोडियम एसीटेट में 2 की तुल्यांकी चालकता में 2 का से योग है, एक तो Na+ का और एक एसीटेट आयन का। इसी तरह से HCl में H+ का और Cl- का, इसी तरह से NaCl में Na+ का और Cl- का। अब हमें ज्ञात करनी है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें एसीटेट आयन चाहिए और H+ आयन चाहिए। तो सोडियम एसीटेट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी माइनस HCl प्लस HCl की माइनस NaCl की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से हम सारे आयनों की जो तुल्यांकी चालकता है उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने पर जो हमारे पास में चालकता आएगी वो किसकी आ जाएगी, एसिटिक एसिड की आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम कोलरॉश नियम के द्वारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तुल्यांकी चालकता के द्वारा उनके जो पृथक पृथक आयन की चालकता है उसे निर्धारित करके उनका उपयोग करते हुए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की तुल्यांकी चालकता निकाल सकते हैं। और जो दूसरी विधि है वो है आयनिक मोबिलिटी के द्वारा निकालने की। तो आयनिक मोबिलिटी के द्वारा जो है हम ट्रांसपोर्ट नंबर NC का मान निकालते हैं, और NC का मान निकालकर जो है NC जो है वो तो अभिगमनांक कहलाता है, जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके द्वारा भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की तुल्यांकी चालकता निकाली जा सकती है, जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी।